कैनवा से एक बंदा $1000 तक कमा सकता है मंथली? मेरे ख्याल में। अच्छा, फिगर आउट करना पड़ेगा। आई नो पीपल जो कैनवा से thousands of dollars कमा रहे हैं। सो क्या आप वाकई कैनवा को समझते हैं, कैनवा को यूज़र को डिज़ाइनर समझते हैं या नहीं? समझता हूँ। अब AI आई, उसने AI की गिग बना ली कि मैं तुम्हारा कैरिकेचर या तुम्हारी इलस्ट्रेशन AI के थ्रू बना के दूंगा। भाई फाइवर ने उसको एज अ सक्सेस स्टोरी फीचर किया कि AI वाली जो गिग्स है ना, उसके अंदर ये हमारा वन ऑफ द टॉप सेलर्स है। $6000 पर मंथ आपसे लेंगे। तो मैंने कहा सिर्फ कॉस्ट है, पे करेगा वो, कॉस्ट प्रमोशन की। अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। एक नई पॉडकास्ट के साथ आपको वेलकम करता हूँ, जिसमें हम सुनेंगे नवीद की स्टोरी कि किस तरीके से एक पेट्रोल पंप की ज़िंदगी से वो इस लेवल पे आए हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास दुनिया का सब कुछ है और वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। कैसे उन्होंने ऑफिस बनाया, टीम बनाई और कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे मोटिवेशन मिले। उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज के इस पॉडकास्ट में हम जानना चाहते हैं कि नवीद कौन है, कहाँ से है और इस आईटी फील्ड में कैसे है, और फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आई होप ऑडियंस को हेल्प करेगी कि वो अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली जो है ना, जो एक एम है या विजन है उसको स्ट्रीमलाइन कर ले और इस फील्ड में कामयाबी हासिल करे। सो हु इज़ नवीद? अच्छा जी, सर नवीद अहमद नवीद अहमद, या नवीद सो माय नेम इज़ नवीद अहमद जी। मैं साउथ पंजाब का एक छोटा सा शहर है चिश्तियाँ, वहाँ से हूँ और वहीं पैदा हुआ हूँ 1993 में। आई एम 30 years old और मेरी अर्ली एजुकेशन सारी वहीं से है, चिश्तियाँ से। इट्स तहसील, छोटा सा शहर है, टाउन कह लें उसको आप, तहसील कह लें। और वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे स्कूल्स हैं। यस, कुछ अच्छे स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ और 8th क्लास तक पहले एक स्कूल में पढ़ा, फिर वहाँ से हाई स्कूल में गया। 8th क्लास तक का जो स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ लें कि अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल था। साउथ पंजाब में अभी भी ऐसे स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें पूरे स्कूल को एक टीचर पढ़ाता है, फर्नीचर वगैरह नहीं है। हम बैग्स के अंदर जो है फ्लोर बैग्स डाल के लेके जाते थे, टाटों पे बैठते थे मतलब। और अच्छा, टाट वाली ज़िंदगी आपने भी देखी है? बिल्कुल देखी है सर। मतलब हालांकि जब किसी को बताता हूँ तो वो कहता है यार तुम तो अब इतने यंग हो, या तुमको पुरानी बात लगती है। लेकिन आई स्टार्टेड स्कूलिंग मोस्ट प्रॉब्ली इन 1999 और उस वक्त हम टाट लेके जाते थे और स्कूल की कोई चार दीवारी नहीं थी और स्कूल के क्लासरूम्स भी नहीं थे। मतलब मेरे घर के सामने स्कूल था, मुझे पता चल जाता था कि टीचर ने कब आना है। जब वो टीचर को मोटरसाइकिल की आवाज़ आती थी, उसके पास पुराना यामाहा था, वो मुझे अभी भी विविडली आवाज़ याद है। तो ऊँची आवाज़ जब आती थी तो पता चलता था राना साहब आ गए। तो मैं अपना बैग उठाता था, मेरी अम्मा देख रही होती थी कि टीचर आएगा तो तब तुझे भेजना है। तो मैं चला जाता था स्कूल, वहाँ पढ़ा। तब वो प्राइमरी स्कूल था, 5वीं क्लास तक था। लेकिन जब मैं कोई 2nd या 3rd ग्रेड में हुआ तो उसकी बिल्डिंग बनना शुरू होगी। बिल्डिंग बन गई और टीचर्स आ गए, थोड़ा बेहतर हो गया स्कूल, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चार दीवारी बन गई। और फिर वो 8th ग्रेड तक हो गया, एलिमेंट्री हो गया। मैंने 8th ग्रेड वहाँ तक वहीं पढ़ा। उसके बाद जब मैं गया हाई स्कूल के अंदर, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल था और वो शहर का सबसे अच्छा स्कूल था, बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बच्चों की, सेक्शंस का निज़ाम। जिस स्कूल में पहले पढ़ा था वहाँ तो एक क्लास में 10-10, 15-15 बच्चे थे टोटल। लेकिन इस क्लास जब मैं हाई स्कूल में गया तो वहाँ पे 100 150 बच्चों की क्लास और 10-10 सेक्शंस, 9th ग्रेड के, 10th ग्रेड के, वेरी लार्ज स्कूल। और वहाँ पे जाके फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। उसके बाद फिर कॉलेज भी मेरा चिश्तियाँ से ही है। मैंने पहले आई से स्टार्ट किया था, फिर मैंने वो छोड़ दिया। 2-3 क्लासेस ली कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो केमिस्ट्री रखी हुई थी, उन्होंने प्री इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो मुझे खुद तो कुछ पता नहीं था क्या करना, तो मैंने भी प्री इंजीनियरिंग रख ली। तो उसके बाद प्री इंजीनियरिंग की कॉलेज में जाके मेरे मार्क्स कम आए। स्कूल तक मैं वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड था, मार खाता था तो पढ़ता भी था, घर से ही मार पड़ती थी। कॉलेज में जाकर उन्होंने कहा खुद ही पढ़ो। कॉलेज में जाके फिर खुद तो पढ़ने का भाई का दिल नहीं था। तो कॉलेज में जाके अचानक से एक तो इंग्लिश मीडियम भी आ गया। मैंने सारा स्कूल जो है उर्दू मीडियम पढ़ा था। तो हमने वो मैथ्स के जो थ्योरम्स होते हैं वो उर्दू में याद किए हुए थे, मसला फीसा गौरस और ये वो और कोसैन का मुरब्बा और पता नहीं क्या क्या कुछ। अचानक से इंग्लिश आ गई भाई, मैंने कहा ये क्या सीन है। अब उस वक्त तक मैंने कुछ टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कुछ भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती थी, क्योंकि हमें स्कूल के अंदर रीडिंग के ऊपर भी खास फोकस नहीं किया जाता था। वो कहते थे ये चीज़ याद कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और हम वो याद करके कुछ पास पुस कर लेते थे। तो स्कूल, फिर हाई स्कूल के अंदर जाके थोड़ी बहुत जो है ना मुझे, क्योंकि वहाँ जाने से पहले मेरे अब्बा ने मुझे एक एकेडमी में लगाया, एक अपने दोस्त के पास लगाया जो पेंटिंग करते थे। ही वॉज अ पेंटर और वो कैलीग्राफी करते थे। तो मेरे, और उनकी इंग्लिश अच्छी थी, तो मेरे अब्बा ने उनके पास मुझे तकरीबन 1.5 माह भेजा और मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कैलीग्राफी सीखी मैंने, और साथ में थोड़ा बहुत पेंटिंग का मैं देख रहा था, उनको स्ट्रोक्स कैसे लगते हैं, वो पेंटिंग पूरी कैसे बनती है। मैनुअली पेंटिंग बनाते थे, पेंटर थे वो।
तो उन्होंने मुझे फिर टेंसेस पढ़ाए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन पढ़ाई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाए। तो मैं हाई स्कूल जाने से पहले ही जो है ना थोड़ा ब्राइट किड था और मुझे वो चीज़ें आती थी। और मैं जब हाई स्कूल में गया तो मेरा वहाँ जाके मैं आई आउटशाइंड अमंग अदर्स, क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा था। तो उस वक्त तक तो बिल्कुल भी मुझे कुछ बेसिक्स नहीं पता थे, लेकिन वहाँ पे मेरी थोड़ी इंग्लिश बिल्ड होना शुरू हुई, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होना शुरू हुई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। कॉलेज में जाके फिर अगैन पूरा निज़ाम जब इंग्लिश मीडियम हो गया तो मेरे लिए फिर वो थोड़ा मुश्किल था। तो कॉलेज में कोई ख़ास मार्क्स नहीं आए। इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑब्वियसली होना ही नहीं था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का टेस्ट भी नहीं पास हुआ और एफएससी में मेरी फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आई ज़िंदगी में पहली दफ़ा। 85-90% लेने वाला मैं बच्चा था और अचानक से जो है मैं फर्स्ट डिवीजन भी नहीं ले सका। तो किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दिया, तो मैं एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी हमारे इलाके में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, उसका एक सब कैंपस है बहावल नगर में, जो मेरे शहर के पास पड़ता है 50-60 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। तो मैं वहाँ पे एडमिशन मेरा हो गया BS कंप्यूटर साइंस में, और फिर मैंने वहाँ से 4 साल BS किया। वहाँ पे मुझे 2011-12 में जब मैं कॉलेज में था, 11-12 में FSC की, तो उस वक्त मैंने फ्रीलांसिंग का सुना था, पता नहीं था क्या होती है, बस किसी ने बताया था कि ऑनलाइन काम करते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब 13 के एंड में एक हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेयरनेस सेशन उन्होंने कंडक्ट किया। एक बंदा आया होंडा सिटी के ऊपर, और उसने ही वाज लाइक हमसे कोई 8-10 साल बड़ा होगा मैक्सिमम। उसने आके बताया जी कि मैं एक प्लेटफॉर्म है ओडेस्क, उसके ऊपर काम करता हूँ घर बैठ के, यहाँ भावल नगर में रहता हूँ और मैं ना अच्छे पैसे कमाता हूँ। उसने हमें इंट्रोडक्शन बताया ओडेस्क का, तो मुझे फिर प्लेटफॉर्म्स का पता चलना शुरू हुआ। तो उसने हमसे पूछा सबसे कि भाई गेस करो मैं मंथली कितने पैसे कमाता हूँ। ठीक, तो भाई अब सब लोगों ने गेस किया 30,000 40,000, क्योंकि अब उस तरह के इलाके में आप बैठे हैं, क्या गेस कर सकते हैं। मैंने बड़ी छलांग मारी, मैंने कहा आप लाख रुपए कमाते होंगे। उसने अपना डैशबोर्ड खोला मंथली वाला ओडेस्क का, उसने दिखाया $500 की जॉब, $200 की जॉब, $300 की जॉब। उसने कोई $3,000 किया हुआ था, ऑलमोस्ट मोर देन 2,000 किया हुआ था। तो रफली उस वक्त कोई 90 रुपीज़ का डॉलर था, तो वो रफली बन जाता था कोई 2,70,000 2,60,000 रुपये। भाई हम तो सारे हैरान के ये बंदा करता है यार, इतनी बड़ी अमाउंट कमा रहा है यहाँ बैठ के, किसी के अंडर जॉब भी नहीं कर रहा। उसने कहा मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे ना तब होंडा सिटी लॉन्च हुई थी, ये नई वाली शेप। तो कहता मैं खड़ा बस देखता था उसको 2009 में। तो कहता अब मैं जितने पैसे कमाता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों पे लगाता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का शौक़ है, मैं हर गाड़ी ख़रीद सकता हूँ। कहता मैं चाहे तो सिविक ख़रीद लूँ, जो मर्ज़ी ख़रीद लूँ, लेकिन वो सिटी ने मेरे दिमाग में कॉम्प्लेक्स डाला था, तो हर साल जब नया मॉडल आता है तो मैं वो सिटी ले लेता हूँ। वाह। तो भाई मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उस बंदे से। वो कह के चला गया। अब उसने कुछ हमें नहीं बताया कैसे साइन अप होता क्या होता, उसने सिर्फ इट वाज जस्ट अ सेशन दैट इग्नाइटेड अ स्पार्क इन मी। सारे लोगों ने सुना वो सेशन, लोगों ने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, भाई तो बैठ गया जो नॉर्मली होता है जी। तो मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था, लैपटॉप ख़रीदा मेरे पास, मेरे अब्बा ने मुझे मोबाइल फ़ोन लेके दिया हुआ था। बड़े हमारा बैकग्राउंड इस तरह का था कि मेरे अब्बा को बहुत ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं करते थे, महंगी एजुकेशन या कोई महंगा लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर सकते थे। मेरे अब्बा उस वक्त पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे एज अ सेल्समैन, पेट्रोल डालते थे गाड़ियों में। तो आपको अंदाज़ा है कि किस तरह की ज़िंदगी होती है उस बंदे की, वो थोड़ी सी सैलरी होती है और वो बेचारा डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहा होता है। तो कुछ खास पैसे पूसे थे नहीं, मैं कह नहीं सकता था मुझे लैपटॉप लेके दो। उन्होंने मेरी एडमिशन फ़ी भी भरी थी, 20,000 रुपये वहाँ पे एडमिशन फ़ी थी। हर हफ्ते का मुझे मेरे अब्बा 1,000 रुपये जोड़ के पता नहीं कैसे देते थे कि इस हफ्ते का इसने खर्चा करना है। तो वो अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ कि किस तरह का निज़ाम चल रहा था घर में। तो अच्छा खैर मैंने लैपटॉप फिर मोबाइल फ़ोन बेच दिया। मुझे मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा शुरू से शौक रहा है। ठीक, मैंने वो बेचा 10,000 रुपये का, शायद 11,000 का बिका। तो मैंने 1,000 रुपये का नोकिया का फ़ोन लिया और 10,000 का लैपटॉप ले लिया। वो लैपटॉप ऐसा था जो कि थोड़ा काम करके गर्म हो जाता था। ऑब्वियसली थोड़े से पैसों में तो सस्ता ही लैपटॉप ऐसा ही आना है। तो मुझे 1-2 दफ़ा वो ख़राब हुआ और रिपेयर के पास गया, 500-1000 रुपये उस पर लगा ठीक होने में। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार इतनी अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर ना ये इसका कोई चीज़ जल जाती है। मैं उसको उठा के फ्रिज में रख देता था। जब फिर मुझे पता था कि नमी से भी ख़राब हो जाता है, तो फिर वो एक जब नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है फ्रिज से उठा लेता था, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने नमी से ख़राब करवाया, 1-2 दफ़ा हीट से ख़राब कराया, मुझे पता चल गया। भाई वो भी एक फेज़ था, लेकिन मैं लगा हुआ था। एक तो अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे इंटरनेट था हॉस्टल में और मेरे पास लैपटॉप भी आ गया था। मेरे घर में कंप्यूटर था, मुझे मेरे अब्बा ने 6th ग्रेड में कंप्यूटर लेके दे दिया था। और हमारे पास PTCL का घर में कनेक्शन भी था, तो वो ब्रेन नेट और शिक्रा नेट के कार्ड आते थे 10 रुपये का 20 रुपये का। उसको स्क्रैच करके आप डायल अप कनेक्शन बनाते हैं और वो उसकी मॉडेम की आवाज़ आती थी कनेक्टिंग और कई दफ़ा वो कनेक्ट ही नहीं होता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था, वेट करते रहते थे। तो मुझे एक्सपोजर था इंटरनेट का और मैंने MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर सब कुछ यूज़ किया उस दौर के अंदर। ईबडी होता था, निम्बस होता था, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे आप बाहर के लोगों को ढूंढ के उनसे चैट कर सकते हैं। तो उस दौरान मेरी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही थी और मुझे इंटरनेट का एक्सपोजर मिल रहा था कंप्यूटर के थ्रू। मेरे घर में Pentium 2 कंप्यूटर लिया था, फिर Pentium 3 लिया, फिर Pentium 4 लिया, अपग्रेड करते रहे, लेकिन लैपटॉप नहीं ले सकते थे, कंप्यूटर ही अफोर्ड कर सकते थे। लैपटॉप मैंने यूनिवर्सिटी में जाके लिया और उस वक्त फिर मैं लग गया ओडेस्क पे, लगा रहा कि कुछ ना कुछ मैंने यहीं से निकालना है। ओडेस्क का रेडीनेस टेस्ट होता था, वो पास किया, प्रोफाइल अप्रूव हो गई। और उस वक्त यूट्यूब पाकिस्तान में बैंड थी,
ये कोई 12-13 की बात है, 13 की बात है, उस वक्त बैंड थी पाकिस्तान में। तो यूट्यूब पे पहली बात तो कंटेंट था भी नहीं, अगर बैंड ना भी होती तो कोई कंटेंट क्रिएटर थे नहीं जो कि एजुकेशनल कंटेंट बनाते हो। अब तो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स, आपको बड़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो मैं यूनिवर्सिटी में क्या करता था कि दोस्तों ने मूवीज़ लगाई होती थी डाउनलोड पे, रात को लैपटॉप रखा, मूवी लगा के सो गए। मैंने कोर्सेज जो है ना पायरेट किए होते थे, टॉरेंट से उठा लेता था मैं। मुझे पता था कि अच्छा यार ये वेबसाइट है यूडेसिटी, ये वेबसाइट है जी lynda.com, तब बहुत पॉपुलर थी, अब तो लिंक्डइन ने एक्वायर कर लिया, उसका रीनेम भी कर दिया उसको। lynda.com के कोर्सेज मैं वहाँ से ढूंढता था कि अच्छा यार ये वाला कोर्स है जिसके अंदर जो है ना आप लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, या ये वाला कोर्स है जिसमें आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं। मुझे अब ये भी नहीं पता था करना क्या है। कंप्यूटर साइंस की मैं डिग्री कर रहा था और प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश कर रहा था, तो साथ में मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने करना क्या है। डिज़ाइन एज अ हॉबी मैं बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि डिज़ाइन के डिसिप्लिन की डिग्री भी होती है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इलस्ट्रेटर के नाम से एक सॉफ्टवेयर भी है। मैं उस वक्त फोटोशॉप पे काम करता था, डिज़ाइन भी सारा कुछ फोटोशॉप पे बनाते थे हम। यूनिवर्सिटी के कोई बैनर्स बना दिए, कोई फ्लायर्स बना दिए, कोई इवेंट आ गया उसका बना दिया, सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह बना दी उस दौर में। हालांकि इतना पॉपुलर नहीं था ये कुछ भी, लेकिन मैं कर रहा था। तो मैंने वो वहाँ से फिर lynda.com से चीज़ें सीखना शुरू की, रैंडम चीज़ें। कभी बैठ के जी पूरा कोर्स उठाया हुआ है C# सीख रहा हूँ, ठीक है जी। कभी बैठ के पूरा कोर्स उठाया हुआ है एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। तो मुझे जो कुछ मिल रहा था मैं सीखी जा रहा था और सबको एक्सपेरिमेंट करी जा रहा कि कुछ तो मुझे समझ में आएगा। तो मुझे लेकिन ओडेस्क के ऊपर जब मैं आया हूँ ना, तो मुझे कहीं से पता चला कि यार डेटा एंट्री की जॉब्स जल्दी मिलती हैं। तो मैंने डेटा एंट्री की पहली जो प्रोफाइल बनाई डेटा एंट्री की बनाई, और उसके मुताबिक अपनी स्किल्स वगैरह लिस्ट की कि मैं डेटा एंट्री करके दूंगा, और प्रोजेक्ट ढूंढने शुरू कर दिए, प्रपोजल भेज रहे हैं। तो मुझे 2014 में पहला प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट बिड से आया था मुझे, वो प्रोजेक्ट ओडेस्क से ही आया था। उस वक्त ये ओडेस्क ही था। बाद में 2015 में एक प्लेटफॉर्म था Elance और एक प्लेटफॉर्म था ओडेस्क। ये दोनों मर्ज हुए और अपवर्क आया, इन्होंने उसको रीब्रांड कर दिया। पहले तो इसका नाम था Elance ओडेस्क। तो मेरी प्रोफाइल ओडेस्क पे भी रही है, फिर Elance ओडेस्क पे आ गई, फिर वही प्रोफाइल आज मेरी अपवर्क के ऊपर चल रही। ठीक। तो मैंने वो डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट एक मुझे मिला, उसमें 500 जो है ना वो रोज़ थी, और हर रो के अंदर बंदे का नाम और उसका कंपनी का नाम था। उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने इस बंदे का हमें ईमेल एड्रेस और वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ के देना है। तो 500 लोगों के अगेंस्ट 1500 एंट्रीज़ करनी थी। मैंने कहा ठीक है जी हो जाएगा, $5 में। $5 में प्रोजेक्ट लिया, और ना उस वक्त कोई सेमेस्टर ब्रेक चल रही थी मेरे ख्याल में, तो मैं घर था। तो मैंने वो लगातार बैठा ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे उस प्रोजेक्ट को करने के लिए 2 रातें और 3 दिन लगे लगातार। काम, दरमियान में सिर्फ खाने की ब्रेक आ रही है, ठीक है जी, या सोने की ब्रेक आ रही है, दैट्स इट। बाकी लगातार काम कर रहा हूँ। मैं खाना भी लैपटॉप के ऊपर रख के खाया, मुझे ये भी याद है कि इधर लैपटॉप पड़ा है, उधर मैं साथ साथ खाना खा रहा हूँ। तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा हेक्टिक प्रोजेक्ट था, और दूसरा मैं प्रूव करना चाहता था कि लैपटॉप से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मुझे उस वक्त और कोई नहीं था कि कितना टाइम लग रहा है, मुझे सिर्फ ये क्यूरियोसिटी थी कि ये हो सकता भी है या नहीं, जो वो बातें करके गया। भाई वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया मैंने, $5 आ गए, रिव्यू आ गया, बंदा बड़ा राज़ी हुआ, और कोई शायद 90 समथिंग का डॉलर था उस वक्त। मैंने वो किसी और को पता नहीं कैसे डॉलर बेचे, वहाँ से पता नहीं जूम पे लेके गया, किसी और को बेचे, तो 400 रुपये कैश हुए। उसके अंदर मैं 100 रुपये अपनी जेब खर्च से डाल के 500 पूरा करके अपनी अम्मी को दिया। मैंने कहा ये आपके बेटे की पहली अर्निंग। तो मेरे लिए वो वैलिडेशन थी। मैंने कहा यार ये डूएबल है, ठीक है जी, मुझे समझ आ गई कि मैं कर सकता हूँ। बस भाई उसके बाद फिर मैं लगा रहा। 14 के एंड में मुझे फाइवर का पता चला। फाइवर भी मैंने डेटा एंट्री से शुरू किया, और मैंने फिर ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी 16 तक मैं यूनिवर्सिटी में था, तो ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी में फ्रीलांसिंग के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा था। $5 कर लिया, $10 कर लिया, महीने का कोई $50 कमा लिया, $100 कमा लिया, एट मैक्स 100 नहीं क्रॉस किया मैंने यूनिवर्सिटी में। तो वो 16 जब एंड हुआ, अब उसके दौरान ऑब्वियसली मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था और डेवलपमेंट की मैंने जॉब करनी थी। तो उसके लिए मैं प्लान था, मैं लाहौर आया। 16 में एक जगह पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी आपकी स्किल के बेसिस पे आपको महीने के एंड पे बता देंगे कितनी सैलरी मिलेगी, आप शुरू करें। तो अब मैं एक स्मॉल टाउनर था, मैं लाहौर में ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा आया था तब 16 में। उससे पहले मैं लाहौर सिर्फ 2 दफ़ा आया था। 2007 में मेरे अब्बा लेके आए थे। 2015 में मैं एक फास्ट यूनिवर्सिटी में गीक वीक के नाम से कंपटीशन होता था प्रोग्रामिंग का, उसमें पार्टिसिपेट करने आया था। तो मुझे याद है कि 16 में मैं जब लाहौर आया, मेरे से रोड भी नहीं क्रॉस होता था। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में निकला ही नहीं था घर से। मैं ज़िंदगी में कभी इस्लामाबाद, मरी कहीं नहीं गया। इस्लामाबाद में अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2018 में आया हूँ। तो मैंने पहाड़ ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2018 में देखे। हिसाब लगा लें आप। मरी में अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2022 में गया हूँ। मतलब हमारे हालांकि स्कूल के ट्रिप्स जाते थे, बच्चे निकलते थे, लेकिन टाइम ही नहीं था यार। ज़िंदगी के मामला ही ऐसे थे कि वो वाला सारा एक्स्ट्रा गंजा हम अफोर्ड ही नहीं करते थे। लाइफ में कुछ बड़ा मैंने सोचा ही नहीं उसके बारे में। मैं बस लगा हुआ था जो चल रहा है, और मुझे ये भी नहीं फील होता था कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे दोस्त ट्रिपों पे जा रहे हैं। हमारा ये निज़ाम ही नहीं था। हम बस घर थे और बस काम कर रहे थे। मेरे अम्मा अब्बा दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे अब्बा लेकिन जहाँ काम करते थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और मेरे अब्बा ने उनकी तकरीबन 15-20 साल ड्राइविंग की है।
बाद में जब वो चिश्तियाँ छोड़ के चले गए तो फिर मेरे अब्बा उनके पेट्रोल पंप पे सेल्समैन बन गए। मेरे अब्बा ने उनके पास एज आ ये जो गाड़ियाँ धोते हैं ना वॉशरमैन, उनकी जॉब स्टार्ट की थी। वॉशरमैन का भी एक असिस्टेंट होता है जो कि गाड़ियों के टायर धोता है, बिल्कुल वो शुरू किया था। फिर उसके बाद वॉशरमैन बन गए। फिर वो ओनर ने देखा जिस पेट्रोल पंप पे वो जो था ना सर्विस स्टेशन, उन्होंने देखा कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, और उन्होंने कहा कि यार तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर बन जाओ। उन्होंने अपना पर्सनल ड्राइवर रख लिया। तो मेरे अब्बा ने उनके सारे बच्चों को पढ़ाया। पढ़े लिखे लोग थे, सोफिस्टिकेटेड लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे। तो मेरे अब्बा उनको देख के फैसिनेट होते थे। और मेरे अब्बा का पूरा थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ शादी से पहले। वो पूरा एक थॉट प्रोसेस अब्बू का उनके साथ ड्राइविंग के दौरान जो है ना बिल्ड हुआ। और उनके पास 3-4 साल उस वक्त मेरे अब्बा को हो गए थे जब उनकी शादी हुई, उनके पास ड्राइविंग करते हुए। तो मेरे अब्बा का फेथ था एजुकेशन में। उन्होंने देखा था कि यार पढ़ लिख के बंदा ये बनता है, ये कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। तो मेरे अब्बा ऑल्दो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत ही समझदार, अक्लमंद, मतलब और जो है ना एक बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि जो बंदा पढ़े लिखों में रहता है उसकी बातें भी वैसी हो जाती हैं, उसका थॉट प्रोसेस भी वैसा हो जाता है। तो ही वॉज वेरी नॉट फॉर्मली एजुकेटेड बट ही वॉज वेरी एजुकेटेड। मेरी अम्मा का भी बड़ा एजुकेशन में फेथ था। मुझे याद है मेरे बचपन में सारे टेबल्स, पहाड़े जिसको हम कहते हैं उर्दू में, उस वक्त पहाड़े मेरे अम्मा ने याद कराए हैं। ABC मुझे मेरी अम्मा ने पढ़ाई है, 1 2 3 काउंटिंग, ये सारी चीज़ें मेरी अम्मा ने, हालांकि पढ़ी लिखी नहीं है, खुद कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो इनका एजुकेशन में फेथ था। तो जिसकी वजह से इन्होंने मुझे आगे तक पढ़ाया, अल्लाह इनका भला करे। यूनिवर्सिटी में मुझे ये सारी चीज़ें समझ आ गई। तो मुझे फिर मैं 16 में जब लाहौर आया तो मैं वही कह रहा था कि हमें कोई ख़ास एक्सपोजर नहीं था। मुझे रोड भी नहीं मेरे से क्रॉस होता था। तो मैंने वो 1.5 माह गुजारा यहाँ पे, 1 माह तकरीबन 7 दिन मेरी ज़िंदगी का टफेस्ट टाइम था। मुझे एक तो ये नहीं पता था कि मुझे सैलरी मिलनी है, नहीं मिलनी, कब मिलनी है। मुझे ये भी नहीं पता था कितनी मिलनी है। और मैं एक बहुत ही आप सोच भी नहीं सकते ऐसा एक हॉस्टल था। 10 मरले की जगह थी, 60 कमरे थे भाई वहाँ पे। 60 कमरे, और कमरे के अंदर हर उन्होंने कार्डबोर्ड के साथ ना काट के कमरे बनाए हुए थे। और वहाँ पे मज़दूर लोग रहते थे जो कि बिल्कुल ही यानी कि अफोर्ड नहीं करते। तो मैंने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ कम से कम पैसे लगे। 3,000 रुपये पर मंथ देता था मैं। उसके अंदर वहाँ पे इंटरनेट भी था, पानी, बिजली, सब कुछ। 3,000 टोटल देना भाई। तो आप खुद ही सोच लें कि किस तरह की जगह होगी। तो मैं नहीं चाहता था कि महंगी जगह पे जाऊँ। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल टाइम गुजारा। लाइट भी नहीं होती थी, UPS का कोई निज़ाम ही नहीं था। तो AC मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था। मतलब ऐसे देखा हुआ था, घर में हमारे AC नहीं था। और मैं बस जॉब्स पे स्ट्रगल कर रहा था, तो ऑफिस के अंदर AC होता था। तो मैंने हमारी ज़िंदगी में पहला AC मैंने अपने पेरेंट्स को 2018 में लेके दिया। माशाल्लाह। मोटरसाइकिल मुझे याद है मेरे अब्बा ने कब ली। जब मैं पैदा हुआ हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मेरे अब्बा किराए के घर पे थे, थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अपना घर लिया, छोटा सा 2.5 मरले का हमारा वो घर अभी भी पड़ा है मेरे अब्बा का, आगे हमने किराए पे दिया हुआ। तो वो पूरा निज़ाम था। अब नवीद के पास क्या है? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ जाके चेंज हुई मेरी। मैंने 16 के अंदर जब मैं लाहौर आया, वो जॉब मुझे उन्होंने 1 सवा माह के बाद निकाल दिया। उन्होंने कहा कोई सैलरी नहीं है, आप अच्छा काम नहीं कर रहे। उस दौरान मैं बीमार भी हुआ। वो सारी होप छोड़ के वापस चला गया। 16 में ही घर चला गया। घर जाके मैंने वहाँ पे कॉलेजेस के जो है ना वो देना शुरू किया इंटरव्यूज़ कि मैं यहाँ पे टीचर लग जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है चिश्तिया में। वहाँ पे यही करियर पाथ है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप टीचर बन जाएँ। तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे इंसल्ट करना कि तुम जीन्स पहन के आ गए हो, सैंडल्स में कौन टीचर आता है, तुम इंग्लिश में बोलते हो, बच्चों को समझ नहीं आएगी, उर्दू में डेमो दो। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में निकल जाता था। मेरा कंफर्ट जोन वो था। तो मैंने ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी जो है ना थोड़ी कम्युनिकेशन बेहतर कर ली थी। मैंने सारे जितने कोर्सेज़ पढ़े थे इंग्लिश में थे। तो मुझे मेरा कंफर्ट जोन ही इंग्लिश था। तो वो मुझे इस बात पे भी बोलते थे कि बच्चों को समझ नहीं आएगी, तुम्हारी बातें ऊपर से निकल जाएंगी, तुम बर्गर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हालांकि मैं वहीं से गया था, वहीं का देसी बच्चा था, पंजाबी बोलने वाला। मैंने कहा यार आप कहेंगे तो पंजाबी में पढ़ा दूंगा। लेकिन वो मुझे इसलिए कहते थे कि ये इससे सैलरी तुड़वा लें हम, ये ज़्यादा पैसे मांगेगा, ये तो इंग्लिश बंदा है, ये 20,000 मांगेगा, इसको हमने 10,000 देना। ऐसे ही होते। तो मुझे 10,000 रुपये की ऑफर्स आ रही थी। मैं नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग से $50 $100 का मेरा एक्सपोजर था। मुझे पता था कि ये नहीं तो कम से कम मैं $100 से 10,000 रुपये तो घर बैठ के कमा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्यों आऊँ। फिर मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए। मैं जाते ही, मैं इस तरह का बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ज़्यादा डाउन टाइम जो है ना, जब मैं डिप्रेस होता हूँ या मुझे कोई ज़िंदगी में फेलियर आता है, तो मैं उसमें मुझे लंबा टाइम नहीं लगता उसको कोप अप करने में। मैं ऐसे नहीं कि 10 दिन 15 दिन डिप्रेशन में चला गया, सोचता रहा। मैं आज लाहौर छोड़ के गया हूँ और 1 दिन के बाद आई वॉज रेडी टू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़। मैंने 2-3 दिन इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद आई वॉज रेडी कि मैं अब फ्रीलांसिंग ही करूँगा। वही वाला लैपटॉप, छत पे बैठता था, बर्फ़ का कटोरा नीचे रखता था उसके, क्योंकि गर्म होता था वो, और रात पूरी बैठ के काम करता था। कि रात को थोड़ा ठंडा मौसम होता है, सारे लोग सोए होते हैं, खामोशी होती है, और काम कुछ भी नहीं पता था क्या करना है उस वक्त। फिर मैंने अपनी फाइवर की पहली प्रोफाइल बंद की
और ये प्रोफाइल बनाई जो मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ। क्यों बंद की? क्योंकि वो डेटा एंट्री के ऊपर सारी ब्रांडेड थी और मैं अब डिज़ाइन करना चाह रहा था। डिज़ाइन क्यों करना चाह रहा था कि जिस जगह मैं 1.25 माह की इंटर्नशिप करके आया था, जिन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी, मेरे साथ वाली सीट पे एक डिज़ाइनर बैठता था जो डेली $5-5 के लोगो सीधे करके लोगों को दे रहा था और आराम से पैसे कमा रहा था। तो आप उनसे इंस्पायर्ड थे? मैं इंस्पायर था। मैंने कहा यार ये बंदा फिट पैसे काम करे, ये काम तो मैं भी कर लूँगा। तो मुझे उसको देख के इलस्ट्रेटर का पता चला। मैंने कहा यार तो आसान काम है, फोटोशॉप तो इससे मुश्किल है। फोटोशॉप वाकई में उससे मुश्किल था, वो वाला काम मैं फोटोशॉप में भी कर सकता था। मैंने कहा ये इलस्ट्रेटर तो मैं सीख सकता हूँ। तो मैं जब वापस आया 16 में, मैंने उस वक्त दोबारा से कोर्सेज वाले प्रोसेस पे गया और मैंने इलस्ट्रेटर सीखना शुरू किया। और इलस्ट्रेटर के लिए मैंने नई प्रोफाइल बनाई फाइवर की कि मैं इससे डिज़ाइन का काम लूँगा। तो उस वक्त मैंने डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स ढूंढना शुरू किए और मैंने पहले महीने में 25,000 रुपये कमा लिया। क्या बात है! मैं लगा हुआ था, कुछ नहीं पता था क्या है कैसे करना है, बस मैं लगा हुआ था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था फाइवर से, क्योंकि मैंने किया हुआ था पहले। मैंने कहा अगर मैं 1 दफ़ा कर सकता हूँ तो 2 दफ़ा भी कर सकता हूँ, 5 दफ़ा भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने लोगो डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू किए, इलस्ट्रेशंस के, बिजनेस कार्ड्स के, फ्लायर्स के, ब्रोशर्स के, मुझे जो भी मिल रहा था वो मैं कर रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़े थोड़े डॉलर्स करके ना 25,000 कमाया। अगले माह मैंने कोई 40,000 के 45,000 रुपये कमा लिया। यार ये तो फिट सीन है भाई। अब मेरे दोस्त ने कहा यार अब तू फ्री है, तुझे समझ आ गई पैसे कमाने की, तू मास्टर्स कर ले। तो मैं लाहौर आ गया। ITU में मैंने टेस्ट दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अरफा टावर के अंदर है। उस जगह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, अरफा टावर ने। मैं वहाँ पे अप्लाई किया, उधर एडमिशन हो गया, खैर टेस्ट उस पास हो गया। 90,000 रुपये उनकी फ़ीस थी। तो फ़ीस के पैसे नहीं थे, जो पैसे कमा रहा था वो खर्च हो रहे थे, घर में निज़ाम चलाना था। आई एम दी ओनली सन, मेरी 2 बहनें हैं, बड़ी की शादी हो गई थी, छोटी अभी खुद पढ़ रही थी, अब्बा पे बर्डन था। तो मैंने जिस दिन पैसे कमाना शुरू किया उसी दिन से शेयर जो है ना कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया घर के अंदर के इनकी हेल्प हो जाए। तो मेरे पास वो पैसे थे नहीं जो मैंने कमाए थे। तो भाई 90,000 रुपये फ़ीस थी, लोन ले लिया मैंने। अल्लाह भला करे एक दोस्त ने मुझे लोन दे दिया इतना ज़्यादा। क्या बात है! वो लोन लिया, लाहौर के अंदर कोई बाइक शाइक कुछ भी नहीं थी, रिक्शे पे जाते थे अरफा टावर और शेयर्ड रिक्शा करते थे। डेडिकेटेड रिक्शा भी अफोर्ड नहीं करता था मैं, 20 रुपये वाला रिक्शा लेना होता था, उसके लिए 1 किलोमीटर चल के बस स्टॉप पे खड़े होना है, वहाँ पे रिक्शा आएगा। जो डेडिकेटेड रिक्शा है वो 100 रुपये लेता है या 70 रुपये लेता है, तो सवारी वाला रिक्शा 20 रुपये लेता है। उस एक रिक्शे में 3 लोगों की जगह उसने 6 लोग घुसाने हैं उसके अंदर, और फिर एक बंदे को अपने साथ भी बैठाना है वो बंद वाले रिक्शे में, मंजिल पे पहुंच जाना। बहरहाल मैं उस प्रोसेस के ऊपर मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ITU में मेरा एडमिशन हो गया था और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ने आ रहे थे। पहले दिन जब इंट्रोडक्शन हुआ तो सब ने बताया जी माय नेम इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम फ्रॉम लम्स, आई एम फ्रॉम जिकी, आई एम फ्रॉम नास्ट, आई एम फ्रॉम फास्ट। मैंने कहा यार ये सारे लोग इतने बड़े बड़े हैं। मैंने जी फ़लानी कंपनी में काम किया है, मैं जो टेराडाटा में जॉब करता हूँ, मैं जो ये फ़लानी फिनटेक कंपनी है, मेरा ये स्टार्टअप है। हैवी प्रोफाइल के लोग सारे मेरे क्लास फेलोज, और मेरे पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए। मैं क्या बताऊँ मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ BSc किया है, मेरी ज़िंदगी की तो कोई अचीवमेंट नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं फ्रीलांस डिज़ाइनर हूँ और मैं BS कंप्यूटर साइंस किया। तो मैं वहाँ पे जाके एक दफ़ा तो अगैन मुझे 1-2 दिन जो है ना कॉम्प्लेक्स में रहा। फिर मुझे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो गया कि यार मैं इन लोगों के साथ आके बैठा हूँ ना, तो अल्लाह मैंने मेरे अंदर कुछ तो देखा है कि मैं यहाँ आके बैठ गया। बस जी, वो ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे मिला, मेरा फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस बढ़ गया। मैंने काम जो है मज़ीद ज़्यादा तवज्जो के साथ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अब 90,000 उसका वापस भी करना है, लाहौर के अंदर सर्वाइव भी करना है, खाना भी खाना है। ऐसा टाइम भी देखा जब मेरे पास लिटरली खाना खाने के पैसे नहीं थे। लाहौर के अंदर मैंने ऐसा टाइम देखा, मैं एक दफ़ा बगैर खाना खाए सो गया। पैसे ऐसे नहीं कि मेरे पास थे नहीं, मेरा रूममेट घर गया हुआ था, लाहौर में मुझे कोई जानता नहीं था, और मेरे 9,000 रुपये पे नीड से लोड होने थे, और वो वीकेंड था और लोड नहीं हुए। मैं इंतज़ार करता रहा, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, शाम तक नहीं आए। वो कहीं सो गया। सुबह उठा पैसे फिर नहीं आए, तो ना पता चला कि वो मंडे को जाके आएंगे। ये संडे है, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है ना थे 56 रुपये कॉइन्स थे, कॉइन्स मुझे विविडली याद है। मैं डेली जो 2-4 रुपये रोटी से बचते थे ना, 2 रुपये कभी 4 रुपये कभी 5 रुपये, वो रख रहा था। मैं 56 रुपये में से 50 रुपये लेके गया दुकान पे। मैंने कहा यार ये मुझे जो है ना नोट दे दो 50 का। उसने कहा पाया ना आज तक जुमेरात भी नहीं, कित्थों लेके आ गए। मतलब ये पंजाबी का जोक है कि जुमेरात को मांगने वालों को ज़रा ज़्यादा पैसे इकट्ठे होते हैं। अच्छा। तो उसने कहा इतने कॉइन्स कहाँ से लेके आ गया। तो मुझे वो बड़ी विविडली मेमोरी याद है। तो मैंने 50 का नोट लिया, मैंने जाके उसका 40 रुपये का खाना खाया, 10 रुपये बचा के लेके आया। शाम तक मेरे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। तो ऐसा टाइम भी मैंने देखा। तो बहरहाल लेकिन जब मैं ITU में था तो मेरा वहाँ पे जाके मैं फोकस्ड हो गया कि यार ये सारे लोग, अब या तो मैं ये सोचता रहूँ कि मैं इनके बराबर नहीं आ सकता, ये मेरे से बहुत बड़े हैं, ये अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं, या फिर मेहनत करूँ और कुछ करूँ। तो मैं बस मैं सुबह उठता था, उस हॉस्टल की ज़िंदगी से मैंने एस्केप ढूंढ लिया, क्योंकि ITU की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में उन्होंने क्यूबिकल्स बनाए थे, वहाँ पे अच्छा इंटरनेट था, AC था, पानी था, वॉशरूम था, सब कुछ था। मैंने तो भाई अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लिया उस बिल्डिंग को। सुबह उठ के निकल जाता था, सारा दिन उधर रहता था, रात को 12 बजे वापस आता था। तो मैं यूनिवर्सिटी सुबह जाके बैठ जाता था, सारा दिन फ्रीलांसिंग करता था, शाम में क्लासेस होती थी, तो निज़ाम चलता था। उस दौरान मुझे ई-रोज़गार का पता चला कि एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। मैंने उसमें एज अ डिज़ाइनर अप्लाई किया, हायर हो गया, लंबी स्टोरी है वो। वेल मैं हायर हो गया और मैं ई-रोज़गार में जाके जॉब करना शुरू कर दी। उसी बिल्डिंग में सारा दिन जॉब करता था, शाम में अपनी क्लासेस लेता था, और उसके बाद मैंने एक टीएशिप की जॉब ढूंढ ली उसी यूनिवर्सिटी में। तो मुझे
ये ई रोज़गार की भी सैलरी आना शुरू होगी। एज अ डिज़ाइनर मैंने ज्वाइन किया था और शाम में मैं अपनी क्लासेस पढ़ाता था और रात में जो है उधर टीएशिप करता था, तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे आना शुरू हो गए। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्रीलांसिंग पे इतना फोकस किया कि 3 माह में मैंने उसका 90,000 भी रिटर्न किया, 25,000 की एक मोटरसाइकिल भी ली और मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेट होना शुरू हो गया। तो मेरी लाइफ वहाँ से थोड़ी सी चेंज हुई। उसके बाद मेरा पहला जो किक मुझे मिली, मैं अब ये ज़िंदगी स्ट्रगल वाली चल रही है, 2018 में एक प्रोजेक्ट मिला। 2018 में मेरी प्रोफाइल 2 साल पुरानी हो गई थी। चाइना का एक क्लाइंट था, फाइवर से आया और वो बहुत बड़ी कंपनी थी। जब मेरी उनके साथ मीटिंग हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो मल्टी-मिलियन डॉलर की कंपनी है। उन्हें कंसल्टेंट चाहिए था डिज़ाइनर का, उनके पास 20 लोगों की टीम थी। उन्होंने कहा जी कि ये सारा डिज़ाइन करेंगे और आपने हमें इस पे कोई फीडबैक देना है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मैंने कहा जी $1,000 पर वीक लूँगा। मेरे लिए वो बिग शॉट थी, लेकिन मैंने उनको अपनी मीटिंग के अंदर जो है ना सही जो है वो फ्लैट किया हुआ था कि बेहतरीन, वो कन्विंस्ड थे। लड़का फिट सीन है जी। $1,000 पे मेरी उनके साथ डील होगी। 4 हफ्ते प्रोजेक्ट चला, $4,000 आ गया। क्या बात। पहली दफ़ा मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वाली मेरा पहला प्रोजेक्ट था। पहले मैं यही $50, $20, $10 पे था। $4,000 आया, मैंने वो कैश किया, मैंने वो वाला हॉस्टल छोड़ा। मैंने उस वक्त फिर अपना थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू किया। हॉस्टल छोड़ा मैंने, उस वक्त तक मैं उधर ही रह रहा था, वही ज़िंदगी स्ट्रगल वाली गुजार रहा था, हालांकि मैं पैसे भी कमा रहा था, लेकिन मैंने लाइफ अपग्रेड नहीं की। दिस वाज द टाइम मैंने एक नई बाइक खरीदी यामाहा की, अपने घर वालों को एसी लेके दिया, अपनी अम्मा को वॉशिंग मशीन वाली ड्रायर लेके दी। लाइफस्टाइल फिर इंप्रूव होना शुरू हुआ। वो सारा मामला चला। कोविड के दौरान तक मैं ऐसे ही करता रहा। कोविड में जब वर्क फ्रॉम होम मिला तो मैं 12 घंटे काम करने के लिए ट्रेन था। तो मैं पैसे उतने ही कमा रहा था, ₹1,00,000 महीने का, 90,000 रुपये। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम मिला तो भाई मैं तो 24 घंटे फ्रीलांसिंग पे लग गया। तो भाई वो फिर उस वक्त जो है ना वो सही 2020 में जाके सही किक मुझे मिली और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का फिर मैंने काम करना शुरू किया और फिर मैंने टीम बिल्ड करना शुरू की, फिर मैंने लोग हायर करना शुरू किए। तो अब तब से लेके 2020 से लेके तब मैंने फुल टाइम जॉब छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं ऑफिस नहीं गया वापस। मुझे लगता है जो नॉर्मली हमारी जो जनरेशन है उनकी जो लाइफ चेंज हुई है वो कोरोना का जो कोविड का टाइम था ना, बड़ा पुश दिया उसने हमें सही हिट दिया है। सही बात है, क्योंकि हमारा माइंड फोकस्ड हो गया था कि भाई इधर ये काम हमारे करना लिए है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था वो। Yes. हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे उसके बाद, लेकिन वो जब घर बैठना पड़ा हमने कहा भाई इंटरनेट से कुछ करना है, इंटरनेट से कुछ तो करना है। हम सिर्फ फोकस के साथ उसके ऊपर लाके। नवीद, ये बताइए, बातें तो बहुत सारी होती रहेगी। आप 2 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसमें एक अपवर्क है और उसके अलावा एक फाइवर है। Yes. दोनों के दरमियान जो है मुझे आपने बताना है कौन सा बेस्ट है फॉर बिगिनर्स जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ। यार बिगिनर्स को दोनों प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। बिगिनर्स को ये नहीं करना चाहिए कि मैं सिर्फ फाइवर पे चला जाऊँ या सिर्फ अपवर्क पे चला जाऊँ, क्योंकि हर बंदे का प्रोसेस डिफरेंट है। किसी को अपवर्क पे सक्सेस मिलेगी, जो प्रपोजल राइटिंग में बहुत अच्छा है ना उसको अपवर्क में सक्सेस मिल जाएगी। जो एसईओ में बहुत अच्छा है, जो ना टेक्निकल चीज़ों में बहुत अच्छा है कि अपनी गिग को रैंक कैसे कराना है, उसको जिसने ये चीज़ साइंस फिगर आउट कर ली उसकी फाइवर चल जाएगी। लेकिन दोनों में से ये ना करें कि मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे लग जाऊं, दोनों पे ट्राई करें। मैं दोनों पे काम कर रहा था। मैंने फाइवर प्राइमरीली फाइवर पे उस वक्त फोकस करना शुरू किया जब मुझे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर के वहाँ पे प्रोजेक्ट आना शुरू हो गए, वरना मैं दोनों पे फोकस करता रहा। अब मेरा मेन फोकस फाइवर पे है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके लिए फाइवर नहीं चलता, उनके लिए अपवर्क चलता है। तो दोनों पे जाएं, दोनों को ट्राई करें। जिस पे ज़्यादा काम आना शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली आपका उसके ऊपर फोकस बढ़ जाएगा। आप दोनों पे एक टाइम के ऊपर इकट्ठा फोकस नहीं कर सकते। तो जो प्रपोजल राइटिंग में, कम्युनिकेशन में अच्छा है, शायद वो अपवर्क पे चल जाए, और जो अच्छा है एसईओ में, टेक्निकल चीज़ों में, प्लेटफॉर्म को समझने में, वो फाइवर पे चल जाएगा। फाइवर उनके लिए बेस्ट है। दोनों के ऊपर ही हर स्किल का स्कोप है, दोनों के ऊपर ही काम है। मुझे बताइएगा, अगर आज के दौर में कोई बंदा डिज़ाइनिंग में आना चाहता है तो कौन से टूल्स है या कौन से प्लेटफॉर्म है या कौन से मेंटर्स है जिनको फॉलो करके वो अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको तेज़ कर सकता है? यार अब तो ज़िंदगी आसान कर दी है ना, अब तो यूट्यूब ने ज़िंदगी आसान कर दी है। GFX मेंटोर एक बंदे ने इतनी चीज़ों के बारे में कंटेंट बना दिया कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बच्चों को इनकरेज ये करूँगा कि वो सिर्फ वहाँ पे ना रुक जाएं, वो सीखें। टूल उनको बहुत अच्छा आ जाएगा वहाँ से। फिर उसके बाद वो कोशिश करें कि थोड़े फॉरेनर यूट्यूबर्स को भी उठाएं जो आपको प्रोसेस के बारे में बताएंगे, जो आपको बिगर पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं जो थोड़ा बिगर पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री पे काम करते हैं, लेकिन अगैन फिर सिर्फ यूट्यूब पे भी ना रहें। आप जब तक गोरों के कोर्सेज नहीं लेंगे, जब तक आप वो पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी इंडस्ट्री में एक्सेल नहीं कर सकते। तो आपको प्रोसेस समझना है, बिगर पिक्चर समझना है डिज़ाइन की, कि डिज़ाइन को, वरना आप छोटी छोटी सर्विसेज में फंस जाएंगे, 5-5, 10-10 डॉलर में। अगर आपने बड़ी सर्विसेज बेचनी है तो आपको कम्युनिकेशन पे अच्छा होना चाहिए, निगोशिएशन पे अच्छा होना चाहिए, सेल्स पे अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप तभी सीखेंगे जब आप गोरे यूट्यूबर्स को पकड़ेंगे, जो प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्लाइंट साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, द फ्यूचर को मैं पर्सनली जो है फॉलो करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्रिस डू उनका नाम है। उनके नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, उनको आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। माइकल जेंडा है जो प्राइसिंग पे बात करता है, उनके पूरे सर्कल में से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ट्राई टू फॉलो दैम। और दूसरा, फिर सिर्फ यूट्यूब पे ना रहें। और दूसरा, ये ऐसी लर्निंग है जो करके आएगी आपको, ये सिर्फ आप वीडियोस देख के नहीं सीख सकते, साथ साथ प्रैक्टिस करें। और जो सिखा दिया सिर्फ उसी को ट्रेस करने ना बैठ जाएं कि वही बना लो, वही कर लूँ, किसी
ट्यूटर ने बता दिया कि आम कैसे बनता है तो आम ही बना के बैठ गए। भाई अब आम बनाना सीख लिया तो अब आड़ू बनाना सीखो, ठीक है जी, अब कुछ और बनाना सीखो, ठीक है, कुछ मतलब ट्राई टू इनोवेट दैट प्रोसेस। सेम टू सेम डिट्टो ट्यूटोरियल्स फॉलो करके आप डिज़ाइनर नहीं बनेंगे। आप डायरेक्शन पकड़ेंगे और खुद से कुछ करेंगे तो आप डिज़ाइनर बनेंगे। फाइवर पे अकाउंट बनाना है, ठीक है, एक न्यूबीज को, वो कंफ्यूज होता है कि मैं 10 चीज़ों पे काम करूँ या स्पेसिफिक एक खास निश को पकड़ लूँ, व्हाट डू यू से? यार एक इंडस्ट्री पकड़ें फॉर बिगिनर्स। फाइवर पे अगर आप डेटा एंट्री भी कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन भी कर रहे हैं, आप जो कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदे को मैंने किस चीज़ के अंदर माइलेज देनी है। अगर आप फाइवर पे आएँ, आप एक बिगर कैटेगरी पकड़ें जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइन। अब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जितने भी काम है कि लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, ब्रोशोर डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, वो आप सारे कर सकते हैं। तो आप 7 जो है ना गिग्स लिस्ट करें और उसकी स्किल्स के मुताबिक, लेकिन उसकी जो जेनेरिक कैटेगरी है वो डिज़ाइन ही होनी चाहिए, तो वो उससे रिलेटेड ही हो, नंबर 1। नंबर 2, जो मेन स्ट्रीम सर्विसेज है ना, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि जो डिज़ाइनर बना उसने कहा मैं लोगो डिज़ाइन बनाऊंगा। लोगो डिज़ाइन पे 2.5 लाख बंदा है भाई, फाइवर के ऊपर 2.5 लाख के अंदर आप कैसे आउटशाइन करेंगे? बिजनेस कार्ड के ऊपर कोई 1.5 लाख बंदा है या लाख बंदा है, वहाँ पे कैसे आउटशाइन करेंगे? आप अपनी इंडस्ट्री का यूज़ केस ढूंढें, जिसको पाकिस्तानी ज़ुबान के अंदर माइक्रो नीशेस कहा जाता है या उसको माइक्रो स्किल कहा जाता है। अब माइक्रो नीश को भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। पाकिस्तानी क्या करते हैं कि लोगो डिज़ाइन सीख लिया तो अब सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन फॉर रियल एस्टेट, लोगो डिज़ाइन फॉर फैशन सलोन। नो भाई, ये माइक्रो नीशिंग नहीं है। माइक्रो नीशिंग जैसे माइक्रो नीशिंग है, लेकिन फाइवर पे अब ये भी नहीं चलती, क्योंकि बच्चों ने इसके अंदर भी जो है ना हज़ार लोग इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर दिया है। आपको ढूंढना है यूज़ केस। यूज़ केस का मतलब कि मैं जो काम करता हूँ, मेरी जो स्किल है, उससे क्या क्या चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। कंटेंट राइटर एक आर्टिकल भी लिख सकता है, कंटेंट राइटर एक टेक्निकल पीस भी लिख सकता है, कंटेंट राइटर एक कैपेबिलिटी स्टेटमेंट भी लिख सकता है, कंपनी की विजन मिशन स्टेटमेंट भी लिख सकता है। तो वो इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ें ढूंढे कि मेरी कंटेंट राइटिंग की स्किल किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकती है। इसी तरह मेरी डिज़ाइन की स्किल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इससे क्रिएट की जा सकती हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले माइनक्राफ्ट स्किन डिज़ाइन का पूछा बच्चों से। माइनक्राफ्ट एक गेम है, उसकी स्किन डिज़ाइन की सर्विसेज बिकती हैं। अब वो डिज़ाइनर सीख सकता है आराम से, लेकिन डिज़ाइनर ने तो बनाना लोगो, और वहाँ फिर उसने कहना सर काम नहीं आ रहा। वो इस तरह की चीज़ सीखे जिस पर 15-20 दिनों में वो सीख सकता है, क्योंकि टूल उसको ऑलरेडी आता है, उसको कलर्स का पता है, उसको शेप्स का पता है, उसको सारे जितने भी टेक्निकल टूल्स हैं किसी भी एक सिस्टम के, चाहे वो इलस्ट्रेटर है चाहे वो फोटोशॉप है, वो उसको आते हैं। अब उनको यूज़ करके नई चीज़ क्रिएट कैसे करनी है जो लोगों को चाहिए, वो यूज़ केस है। यूज़ केस ढूंढ के जब आप काम करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उस यूज़ केस में 1000-2000 बंदा है टोटल। आपने उन लोगों के साथ कंपीट करना है, 2 लाख लोगों के साथ कंपीट नहीं करना है। येस, उसकी सर्च क्यूरीज भी कम है, लेकिन लोगों की अगर सर्च क्यूरीज ज़्यादा है तो वहाँ 2 लाख बंदा है भाई, वहाँ पे आपके पास चांस ही नहीं है। बिल्कुल, थोड़े लोगों के अंदर आउटशाइन करना आसान है, और वहाँ पे येस कम लोग आएंगे, लेकिन आपको एक भी मिल गया तो काफ़ी है। एक दिन का $50 अक्सर ऐसा होता है कि एक क्लाइंट आपको मिल जाता है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा नवीद के अक्सर लोग जो है ना कैनवा पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि वी आर डिज़ाइनर्स। सो क्या आप वाकई कैनवा को समझते हैं, कैनवा को यूज़र को डिज़ाइनर समझते हैं या नहीं? समझता हूँ मैं कैनवा के अगेंस्ट कभी नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? कैनवा वैसे नॉन डिज़ाइनर टूल था। वो इसलिए बनाया गया था कि जो लोग डिज़ाइन का बैकग्राउंड नहीं रखते वो चीज़ें बना लें टेम्पलेट्स के थ्रू। लेकिन जो डिज़ाइनर होता है ना, वो टूल का मोहताज नहीं होता। जो अच्छा डिज़ाइनर है ना, मैंने कोई काम करना है ना, बिजनेस कार्ड बनाना है, आप मुझे दे दें और एक नॉन डिज़ाइनर को दे दें, और मुझे कह दें कि तुमने बनाना है ये पेंट में, और एक नॉन डिज़ाइनर को कह दो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जो है ना, मैं एक नॉन डिज़ाइनर से बेहतर बना के दे दूंगा आपको बिजनेस कार्ड। क्यों? क्योंकि मैं टूल डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे पता है कलर्स की क्या वैल्यू है, फॉन्ट्स की क्या वैल्यू है, शेप्स की क्या वैल्यू है। मैं कस्टम में भी अच्छा काम करके दे दूंगा। और जो बंदा नहीं डिज़ाइन का बैकग्राउंड रखता, वो टूल के साथ भी अच्छा काम नहीं कर सकता, वो टेम्पलेट के साथ भी अच्छा काम नहीं कर सकता। तो डिज़ाइनर जो है वो टूल का मोहताज नहीं होता। एज लॉन्ग एज योर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन वर्क ऑन एनी टूल। मेरे पर्सनल यूज़ केस के अंदर ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो मुझे $500 दे देते हैं कि यार तुमने मेरे लिए जो PDF बनाई थी ना 20 पेजेस की, वो एडिट नहीं हो रही, इलस्ट्रेटर पे बनाई थी। मैं उसे कहता हूँ कि यार इलस्ट्रेटर चाहिए तुम्हें, कहता मुझे तो नहीं आता, इसका क्या हल है? मैं फिर उसे बताता हूँ कि देयर आर नॉन डिज़ाइनर टूल्स जिन पे मैं इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ। ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होगी, लेकिन इससे मिलती जुलती होगी। तो फिर हम उसको कैनवा में रीडिज़ाइन करके दे देते हैं, वो रिक्रिएट करके दे देते हैं कैनवा में, वो बाद में एडिट करता रहता है। सो क्या कैनवा से एक बंदा $1000 तक कमा सकता है मतलब? मेरे ख्याल में। अच्छा, फिगर आउट करना पड़ेगा। आई नो पीपल जो कैनवा से $1000s कमा रहे हैं, सिर्फ $1000 नहीं, thousands of dollars। लेकिन वो फिर ये नहीं करते कि बस कैनवा का जो एक बना बनाया टेम्पलेट हो रहा है उसको एडिट करके दे दिया। वो यूज़ केस ढूंढते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो एक रिमोट एरिया में रहता है, वो लिंक्डइन के बैनर्स बनाता है। लिंक्डइन के बैनर्स कैनवा के थ्रू। एक बैनर का सर कितना चार्ज करता होगा वो? $500। $500 एक बैनर का, और कैनवा को यूज़ कर रहा है, कैनवा पे बनाता है। और उसका क्लाइंट उसको खुद कहता है कि कैनवा पे बनाओ। उसकी स्किल सिर्फ बैनर डिज़ाइन नहीं है, उसकी स्किल है कि उस बंदे को, जो भी बंदा है, वो जो बिजनेस है, वो कोच है, वो फिटनेस जो है एक्सपर्ट है, उसको समझना और उसके लिए ऐसा बैनर बनाना
जो उसकी ऑडियंस को कन्विंस करेगा। तो नाउ ही इज़ नॉट ओनली अ डिज़ाइनर, ही इज़ अ रिसर्चर, ही इज़ अ लिंक्डइन एक्सपर्ट। उसको पता है कि कौन सी चीज़ इस बंदे के लिए चलेगी, और उसके क्लाइंट्स को उसका फायदा होता है। फिर उसको वही लंबी लंबी वीडियोस बना के भेजते हैं। हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, उसके पास वीडियोस के टेस्टिमोनियल्स हैं। क्या बात तो वो है। कैनवा से काम कर रहा है। तो टूल के ऊपर डिपेंड, टूल तो कुछ भी नहीं है भाई, टूल तो सिर्फ एक तरीका है किसी चीज़ को अचीव करने का। बात ये कि आपको उसके प्रोसेस और उसकी सारी बिगर पिक्चर का पता है या नहीं पता। एक विजन एंड आइडिया उसके बैक पे काम करता है पूरे का exactly. पूरा। मुझे ये बताइएगा, कैनवा मार्केट प्लेस का आपने सुना होगा। हाँ जी, कैनवा मार्केट प्लेस पे लोग क्या अर्निंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने टेम्पलेट्स बना के डालें वहाँ पे और लोग यूज़ करेंगे, कैनवा आपको पे करेगा। आप पेड टेम्पलेट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स का काम करके टेम्पलेट्स बेच सकते हैं। बच्चे कहते हैं काम ही नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो, बस वेट कर रहा हूँ काम आएगा। भाई ऐसे काम नहीं आता। जब आपके पास काम नहीं आ रहा, आप एसेट्स बेचना शुरू कर दो। शटर स्टॉक पे प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अपने डिज़ाइंस जो डेली बनाते हो वहाँ पे लिस्ट करो। एडोबी स्टॉक पे चले जाओ, आप फ्री पिक पे चले जाओ। कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डेली बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ डिज़ाइनर। ठीक है, आप उन एसेट्स को बेच के पैसे कमा सकते हैं। यस, पैसे थोड़े होंगे फ्रीलांसिंग की निस्बत, लेकिन मेरा एक दोस्त है फैसलाबाद में रहता है, आइकन स्काउट के ऊपर डिज़ाइन रिसोर्सेज अपलोड करता है। भाई दुनिया में लार्जेस्ट अकाउंट है उसका, मोर देन 90,000 एसेट्स उसके लिस्टेड हैं। वो कुछ भी ना करे, उसको एसेट्स पैसे दे रहे हैं। मतलब ऑटोमेशन पे पूरा, ऑटोमेशन पे है सारा। उसके डिजाइनर्स उसने रखे हुए हैं और वो धड़ाधड़। ये 90,000 पिछले साल का फिगर है सर, मुझे अभी नहीं पता उसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिजाइन्स कितने हो गए हैं। पिछले साल ही हैड 90,000 डिजाइन आइटम्स लिस्टेड ऑन आइकन स्काउट। बट एक दूसरा क्वेश्चन भी माइंड में आता है, भाई एआई आ गया है, एआई ने तो काम ही खराब कर दिया है। व्हाट डू यू से अबाउट एआई? एआई को यूज़ करो भाई। मेरा एक दोस्त है, मैं बहुत सारे लोगों की एग्जांपल दे रहा हूँ। दोस्त है मेरा, ई रोज़गार का हमारा स्टूडेंट था। मेरा स्टूडेंट नहीं था, किसी और ट्रेनर का स्टूडेंट था। और वो कैरिकेचर्स बनाता था, इलस्ट्रेशंस बनाता था। आपको याद हो CPC 22 के अंदर जो सारी मैच वाली इलस्ट्रेशंस बनाई थी, हाँ हाँ, सारी उसने बनाई थी। ओह ठीक है, वाह। तो उसने वो ये कैरिकेचर्स के अंदर टॉप रेटेड था फाइवर के ऊपर, और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। अब AI आई, उसने AI की गिग बना ली कि मैं तुम्हारा कैरिकेचर या तुम्हारी इलस्ट्रेशन AI के थ्रू बना के दूंगा। भाई फाइवर ने उसको एज अ सक्सेस स्टोरी फीचर किया कि AI वाली जो गिग्स है ना, उसके अंदर ये हमारा वन ऑफ द टॉप सेलर्स है। क्या बात। अब वो सारी उम्र कहता है कि मैं इलस्ट्रेशंस बना रहा हूँ कस्टम इलस्ट्रेटर के ऊपर, मुझे क्या ज़रूरत है AI की। AI आई, उसने भाई सीखा, ही वॉज ऑन टॉप ऑफ द इंडस्ट्री ट्रेंड्स, तो उसने आराम से उसको कैश आउट करना शुरू कर दिया। तो AI कभी भी आपको रिप्लेस नहीं करेगी, AI आपकी हेल्प करने के लिए आई है। उसको यूज़ करना सीखें और उसका फ़ायदा लें। आपको वो बंदा रिप्लेस करेगा जिसको AI यूज़ करनी आ गई है। एग्जैक्टली यही मैं भी कहता हूँ कि अगर आपको एआई की यूज़ नहीं आती ना, तो आप वैसे भी तबाह हो चुके हो, नाकाम हो चुके हो, आप वो नीचे चले जाएंगे। फाइवर में इस वक्त अगर हम देखें ना, तो कंपटीशन बहुत हाई है। स्पेशली अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखें, 2 लाख प्लस गिग्स बने हुए हैं। ऐसे में एक न्यूबी जब शुरुआत करता है तो वो कहता है यार फाइवर पे तो मेरा अकाउंट बन ही नहीं सकता, काम ही नहीं हो सकता। व्हाट डू यू थिंक नवीद के फाइवर के अलावा एक बंदा कहाँ कहाँ से अर्निंग कर सकता है? यार फाइवर से आपने मुझे बाहर ही निकाल दिया। मैंने तो फाइवर पे ही उस बंदे का हल पहले बताना था कि अगर वो ये सोच रहा है कि फाइवर पे काम नहीं है तो शायद वो गलत सोच रहा है। नंबर 1, पहले वो गलत सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि फाइवर पे काम नहीं है। मैं 2014 से फाइवर पे काम कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त, मेरा कॉलीग मेरे सामने मैनेजेरियल जॉब कर रहा था, उसने वो जॉब छोड़ी क्योंकि ही वॉज जस्ट डन विद इट, और उसने ज़िंदगी में कभी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। उसने फाइवर पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सर्विसेज लिस्ट की, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, बैक इन 2019। मैं 14 से काम कर रहा हूँ। 14 से काम करके मेरी अभी 7-8 लोगों की टीम है, 10 लोग मैक्सिमम। ठीक है, उसके पास 20 लोग रिपोर्ट करते हैं उसे, और वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में टॉप रेटेड है, और वो मेरे से ज़्यादा पैसे कमा चुका है माशाल्लाह। क्या बात है, ठीक है, माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि अब आज भी बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं जो 2 साल में फाइवर में बहुत बड़ी चीज़ होंगे। बहुत सारे लोग 2 साल बाद भी स्टार्ट करेंगे जो बहुत बड़ी चीज़ होंगे। स्कोप कभी भी खत्म नहीं होता, ऐसे हो ही नहीं सकता कि स्कोप खत्म हो जाए। आपको लगता नहीं है कि वो सीन है कि मतलब जितनी जितनी जो है ना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, नई नई इनोवेशन हो रही है, नई नई जॉब्स ओपन हो रहे हैं, उन इनोवेशंस की सर्विस दो, उसी के लिए एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, बंदा हैरान हो जाता है। मेरा दोस्त है जेलम का, वो मोबाइल फोन की थीम्स बनाता है यार, सैमसंग की। जेलम में रहता है। मैं दुनिया में एक ही बंदे को जानता हूँ जो वो काम करता है। बहुत सारे लोग और होंगे, मेरे नेटवर्क में एक ही बंदा है। मोबाइल फ़ोन की सैमसंग गैलेक्सी स्टोर की थीम्स बनाता है, जिससे आइकॉन्स और वॉलपेपर्स आपके बदल जाते हैं। ठीक है जी, आप वो डाउनलोड करते हैं। उसकी 2-3 फ्री हैं, बाकी सारी पेड है। मैंने कहा यार इससे कैसे, कितने के पैसे कमा लेते होगे? उसने कहा नवीद भाई मैं एग्जैक्ट पैसे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सैमसंग वालों को अपनी थीम्स की प्रमोशन के लिए $3,000 पर मंथ पे करता हूँ। $36,000 मेरे एक्सपेंसेस हैं साल के। $36,000 जो कि हम लास्ट से अब वो मुझे परसों मिला है। ये इसके ऊपर CP पे आया हुआ, परसों पिछले हफ्ते मिला है, CP पे आया था। उसने मुझे बताया कि इस साल मुझे सैमसंग वालों ने कहा है कि हम आपसे $72,000 लेंगे साल का, $6,000 पर मंथ आपसे लेंगे। तो मैंने कहा सिर्फ कॉस्ट पे करेगा वो,
कॉस्ट प्रमोशन की। Wow. मैंने कहा यार आर यू कंसिडरिंग इट? कहता यस यार और क्या है, करना तो है ही। अब आप खुद ही सोच लें कितना रिटर्न उसको आता होगा कि वो राजी है उसको डबल करने पे। $72,000 वो पे करने के लिए तैयार है। जो एक बंदे और कंपनी की जो है ना ईयरली अर्निंग है $6,000 पर मंथ वो उनको पे कर रहा है। तो $72,000 वो रेडी है इस साल वो पे करेगा सैमसंग वालों को कि उसकी थीम्स को प्रमोट करें। तो बिजनेस के आपको रूल्स का पता है कि बंदा 10% 20% जो है वो उसका प्रमोशनल कॉस्ट होती है, बाकी उसकी अर्निंग होती है। तो माशाल्लाह से उसकी अर्निंग का वॉल्यूम बंदा गैस ही कर सकता है। तो काम करने को बहुत है, काम करने का माइंडसेट नहीं है लोगों का। वो कहते हैं कि हमें जो है ना हम वही काम करते रहें जो दुनिया करी जा रही है। लोग ढूंढते हैं, यूज़ केसेस निकालते हैं और उसके अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करते हैं। अब बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा काम कहाँ कहाँ यूज़ होगा। एक दिन मैंने लाइव क्लास के अंदर, मैं रोज़गार में अभी एज अ ट्रेनर पढ़ाता हूँ, तो मैंने वहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर उनको उनके सामने ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ के दिए जिनके ऊपर कंपटीशन नहीं है फाइवर पे। लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा मुझे ऐसे कीवर्ड्स बताओ जो फाइवर पे कंपटीशन नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी ना। मैंने उसे कहा जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप आता है और मैं ये चीज़ें यूजुअली क्रिएट करता हूँ। लेकिन अब दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया जिसकी वजह से लोगों का ब्रोशोर का फ्लायर का इसमें बहुत ज़्यादा लोग सर्विसेज दे रहे हैं। मैं इन्हीं टूल्स को यूज़ करके और क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ, मुझे बताओ। चैट जीपीटी ने मुझे लिस्ट बताई। मैंने कहा यार मुझे ये कोई नहीं पसंद है, मुझे 20 स्किल्स और बताओ। उसने और बताई। मैंने कहा 30 और बताओ। अब चैट जीपीटी तो बताई जा रहा है। मैंने उनमें से ना रैंडमली 2-3 को चेक किया, फाइवर पे गया, बच्चे हैरान कि यार इसके ऊपर तो 2000 लोग टोटल लिस्टेड हैं या 1000 लोग लिस्टेड हैं या 700 लोग लिस्टेड हैं और सबके पास जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, सबके पास ऑर्डर्स इन क्यू भी हैं, रिव्यूज़ भी हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर रहे? तो ये मसला है। प्लेटफॉर्म पे काम हमेशा ही रहेगा, लेकिन अब जब तक हम लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ते रहेंगे ना कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लूँ, मैं जो है वो बेसिक काम करता हूँ, तो बेसिक काम के अंदर हमेशा कंपटीशन रहेगा। जब आप यूज़ केस भी, हालांकि वो भी बेसिक काम ही है, उसके अंदर भी उसको क्रिएट करने में, उस थीम को बनाने में उसको महीने नहीं लगते। थीम वो इलस्ट्रेटर भी बनाता है, वही स्किल्स हैं जो मेरी हैं, वो बना रहा है, बेच रहा है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। NFTs के अंदर हमने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाए, ठीक है जी। जब NFTs का बूम आया ना, उस वक्त इलस्ट्रेशन की हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्स थी, तो मैंने NFT की गिग लिस्ट की उस वक्त फाइवर के ऊपर। मैंने कहा जी हम आपके NFT की इलस्ट्रेशन बना के देंगे। मैंने एल्गोरिदमिकली भी सीख लिया कि उसकी ट्रेट्स बना के आपने 100 करैक्टर्स जो है इलस्ट्रेट कर लिए और 100 से आपने 5000 करैक्टर्स ऑटो जनरेट कैसे कराने। AI ने मुझे हेल्प किया ना। कोडिंग का मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था, मैंने लोगों से कंसल्ट किया, हेल्प मिल गई, स्क्रिप्ट चलाई, 5000 करैक्टर जनरेट हो गए। हमारे मैनुअल 100 करैक्टर जनरेट होते थे। तो अब आप सोचें कि एक करैक्टर का अगर मैं $5 भी लूँ तो कहाँ नहीं जाती है, या एक करैक्टर का मैं $1 लूँ, या लेट से मैं 2 करैक्टर्स का $1 लूँ, तो $2500 तो एक क्लाइंट से निकलता है भाई। उसके 100 करैक्टर्स आपने मैनुअली इलस्ट्रेट किए, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी NFT जो है वो बबल है, ये है वो है। भाई आई डोंट इवन केयर इफ इट्स अ बबल, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, आई एम गेटिंग माई मनी, मैं कमा रहा हूँ बस, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमा रहा हूँ। हमने NFT से पैसे कमाए, कोई और बूम आएगा, कोई और इंडस्ट्री आएगी तो मैं पहले ही आंखें खोल के बैठा हूँ। तो इस तरह के लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उसको कैश आउट करते हैं। ये जब AI आया था तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस बनानी शुरू की थी, तो पूरी कम्युनिटी मेरे अगेंस्ट हो गई थी कि आप ह्यूमंस को निकाल रहे हो। आपने भी देखा होगा बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। मैं कहती यार आप लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे, एक सर्विस जो है ना वो ऑन डिमांड उसमें आता है, तो आप क्यों नहीं करते? जब तक लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, मैंने उससे काफ़ी कुछ अर्न किया था। तो एनीवे सेम NFT के केस में भी हुआ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बंदा जो है डिज़ाइनिंग में आना चाहता है, वो कंफ्यूज होता है जी मैं कैनवा से शुरू कर लूँ, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, सो वो कौन से टूल्स है जो कि वो स्टार्ट में लर्न करके वहाँ से फिर जो है वो एडवांस पे जा सकता है? यार अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए ना एसेंशियली आप डायरेक्ट लेट से फिग्मा, एडोबी XD से भी शुरू कर सकते हैं कि आप वेब डिज़ाइनर बन जाएं, ठीक है, या आप इलस्ट्रेटर पे जाके सीधी जो इलस्ट्रेशंस क्रिएट करना शुरू कर दें। अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए मेरे ख्याल में जो बेसिक्स है ना वो हमेशा से ही फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर रही हैं और उन्होंने आगे भी रहना है। तो फोटोशॉप के अंदर जो है कलर्स को समझना, फोटो मैनिपुलेशन को समझना, बैकग्राउंड रिमूव करना, आपको थोड़ा बहुत जो है ना कलर्स की साइंस फोटोशॉप से समझ आ जाएगी। लेकिन फोटोशॉप की अब ज़रूरत थोड़ी सी कम हो गई है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फोटोशॉप वाले मैनिपुलेशन वाले काम AI के थ्रू भी होना शुरू हो गए हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना, इवन मैनिपुलेशंस बनाना, पिक्चर्स को मर्ज करना, ये काम AI से होता है। इलस्ट्रेटर वाले काम भी AI से होना शुरू हो गए, लेकिन हाई रेजोल्यूशन प्रिंट रेडी वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो AI अभी जनरेट नहीं कर रहा, तो इलस्ट्रेटर का बहुत स्कोप है। तो बेसिक्स तो आपको एडोबी क्रिएटिव सूट से ही शुरू करना चाहिए मेरे ख्याल में, जिसके अंदर आता है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आइडेंटिफाई करें कि आप वेब डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो आप जो है फिग्मा XD को सीखें, XD शायद ना भी सीखें, फिग्मा डायरेक्ट भी सीख लें तो काम चल जाएगा आपका। लेकिन डू नॉट स्टॉप देयर, जो भी काम शुरू करें उसका आगे आगे ढूंढते रहें कि इसके अंदर और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक फ्रीलांसर जो है वो सारी उम्र एसेंशियली मुझे लगता है कि खुद काम कर करके भी ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, उसको इवेंचुअली टीम बिल्ड करनी पड़ती है। अब जैसा कि मैंने 3D की मेरी स्किल्स नहीं है, मैं 3D का काम नहीं करना, मुझे आता नहीं है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं UI UX डिज़ाइनर हूँ, मेरी ब्रांडिंग की एक्सपर्टीज़ है, आपने मेरी टॉक्स वगैरह में भी देखा है। तो मेरे पास 3D का भी काम आता है। अब मैं ऐसे नहीं करता कि 3D का काम मुझे नहीं आता, मैंने 3D के लोग रखे हुए हैं,
3D का काम कर रहे हैं। तो आपने अगर ग्रो करना है एज अ फ्रीलांसर तो आपको एसेंशली फिर ये माइंडसेट के अंदर जाना पड़ेगा कि एक इंडस्ट्री को मैंने मास्टर करना है, तो उसमें मल्टीपल टीयर्स ऑफ सर्विसेज डाइवर्सिफाई करना उसको पड़ेगा, डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा फॉर ग्रोथ। दोनों प्रोसेस हैं। एक ग्रोथ का प्रोसेस तो ये है कि आप एक ही सर्विस को जो है ना उसको, जैसे वो कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, कि उसको ज़्यादा बेच के पैसे कमा लो। लोगो डिज़ाइन बना रहे हो तो $10 के लोगो बेचते रहो। लेकिन मैं जिन लोगों को मैंने ग्रो करते देखा है वो कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वेल नवीद भाई, बातें तो बहुत सारी है और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि डिज़ाइनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें जितनी भी आप डिस्कशन करना, इनोवेशन ही होता है। तो नए क्वेश्चन निकलते हैं, नए आइडियाज़ निकलते हैं। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं डिज़ाइनिंग को फ्यूचर में? क्या एआई इसको इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी? और आपको लगता है कि डिज़ाइनर जो है, क्या उसका जॉब जो है वो यही $5 से $10 वाला है, या वो $1 मिलियन की कंपनी बना सकता है इससे? नंबर 1 तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडियोज़। आप अपवर्क पे जाएँ, जाके वहाँ पे डिज़ाइन स्टूडियोज़ को, डिज़ाइन एजेंसीज़ को सर्च करें, आप देखेंगे कि इंडिया के, पाकिस्तान के इवन बहुत सारे डिज़ाइन स्टूडियोज़ हैं जिन्होंने $4 मिलियन $5 मिलियन की अर्निंग है। इससे ज़्यादा भी देखे हैं मैंने। $9 मिलियन का भी मैंने अपवर्क के ऊपर अकाउंट देखा जो डिज़ाइन की सर्विसेज देते हैं। तो मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी क्रिएट की जा सकती है इससे, नंबर 1। नंबर 2, आप सारी उम्र अगर $5-10 में फंसे रहेंगे और इकोनॉमी ऑफ स्केल्स पे रहेंगे कि मैं $10 की सर्विसेज बेचता रहूँ, तो मैंने जो अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाई है वो ये कि मैं भी सारी उम्र पहले यही कर रहा था। 2020 में मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा एक बेस प्राइस है, वो $40 था, और मैंने कहा कि $40 से नीचे अब मैंने काम करना ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी बेसिक हो। चाहे बंदे ने कहा जी कि इसका सिर्फ रंग बदल दो, $10 ले लो, मैं लेता ही नहीं हूँ। जब से मैंने वो डिसीजन किया कि 40 से नीचे ऑर्डर नहीं लेना, मेरे जो स्टैट्स चल रहे थे, जो मेरा ग्राफ चल रहा था, वो ऐसे ऊपर गया। ठीक है, मैं उसमें फंसा था और मैं फुली कंज्यूम्ड था और मेरी टीम भी फुली कंज्यूम्ड थी, तो मैं उसके अंदर नहीं ग्रो कर पाता। तो जब मैंने वो $40 वाला डिसीजन किया, उस वक्त फिर मेरे ग्राफ्स ऊपर जाना शुरू हुए। तो आपको ग्रो करने के लिए अपनी प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप थोड़ी प्राइसेस के ऊपर ही सारी उम्र खेलते रहेंगे, कभी नहीं ग्रो कर पाएंगे। और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो आपकी बेसिक स्किल है उसका एडवांस्ड क्या है, उसके अंदर जो लोग बड़ा काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं ब्रांड आइडेंटिटीज़ डिज़ाइन करता हूँ, और मैंने वो केस स्टडी भी शेयर की कि एक क्लाइंट के लिए हमने $15,000 लिए, और वो 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 2 मंथ में 24 घंटे काम कर रहा था, 2 मंथ्स के अंदर और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो $15,000 एक क्लाइंट से, फाइवर से स्पेसिफिकली वो क्लाइंट उठा के ले लेना लोगों को बहुत बड़ा लगता है। मेरे ख्याल में ये बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फाइवर पे डिज़ाइन की सर्विसेज दे के महीने का $1,00,000 कमाते हैं। $1,00,000 भाई, मैं उसके करीब भी नहीं हूँ। ठीक है जी, महीने का $1,00,000 कमाने के मैं करीब भी नहीं हूँ। तो स्कोप बहुत है प्लेटफॉर्म पे भी, स्किल में भी। आपको खुद से सीखना है और आपको खुद से समझना है कि आप किस तरह से ग्रो करेंगे। टाइमली ग्रो करना है आपने, और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, और काम कम करके ज़्यादा पैसे कमाने, और टीम बिल्ड करनी है। सारी उम्र अगर आप यही लेबर वर्क करते रहेंगे, खुद ही बैठ के काम करते रहेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस है ना, को आपके पास डिज़ाइनर्स आएंगे, वो ग्रो करके आगे निकल जाएंगे, फिर कोई और आएगा। तो इस तरह पूरी इंडस्ट्री जो है ना इसी तरह चलती है। आप लोगों की हेल्प करते हैं, फिर वो लोग ग्रो कर जाते हैं, फिर आप और लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसके थ्रू आपका भी प्रोसेस चलता है। मेरा एक डिज़ाइनर था, वो 0 पे आया था, FSC से ड्रॉप आउट था, उसकी FSC फेल हो गई थी। तो और उसके पास उसको मैंने अपना ग्राफिक टैबलेट दिया कि यार ये बैठ के, उसको स्केचेस बनाने का शौक था। मैंने कहा डिजिटल स्केचेस पे लग जाओ। वो भाई अभी दुबई में अपना स्टूडियो चलाता है, दुबई में बैठा हूँ मैं, अभी पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे से आगे चला गया माशाल्लाह वो। लेकिन जो लोग काम करने वाले होते हैं वो डायरेक्शन पकड़ते हैं और खुद मेहनत करते हैं। वो डायरेक्शन का इंतजार नहीं करते, वो डायरेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, वो लगे रहते हैं। वो टाइम ये नहीं कहते कि अब काम नहीं आ रहा, काम ढूंढते हैं, बना लेते हैं काम वो। तो भाई ये थे नवीद, और उनकी स्टोरी आपने सुनी माशाल्लाह से, बहुत ही मोटिवेशन, और उसके साथ साथ काम भी कर रहा था। सिर्फ मोटिवेशन नहीं है कि भाई आपको मोटिवेट किया और पीछे कुछ भी नहीं चल रहा, काफ़ी कुछ चला है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक बहुत बड़ा नाम है। टाइम की कमी की वजह से हम इसी को यहीं पे वाइंड अप करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच नवीद भाई वंस अगेन। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बैठेंगे और हम टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात हुई। अपना ख्याल रखिएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ नीचे एक छोटा सा थैंक यू का मैसेज भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके लिए ही ये वीडियो बनाते हैं। तो नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।